प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल अर्थात खोजपूर्ण प्रश्न कौशल पर चर्चा करेंगे। खोजपूर्ण प्रश्न कौशल प्रोबिंग क्वेश्चनिंग कौशल के नाम से जाता है। इसे अनुशीलन कौशल भी कहा जाता है। इसमें मूल चीज़ ये है कि जब एक शिक्षक विद्यार्थियों से प्रश्न करता है और विद्यार्थी उस प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे पाते, तो शिक्षक का ये नैतिक दायित्व है कि वह विद्यार्थियों का उत्तर देने में मदद करे। इसके लिए कई बार शिक्षक विद्यार्थियों को हिंट करता है और हिंट के माध्यम से वह विद्यार्थियों में रुचि, जिज्ञासा और मोटिवेशन डेवलप करता है ताकि विद्यार्थी अपने पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ते हुए और चिंतन करते हुए उस प्रश्न का बारीकी से सहजतापूर्वक उत्तर दे पाएँ। यही खोजपूर्ण प्रश्न कौशल का मुख्य उद्देश्य या मुख्य ध्येय है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि खोजपूर्ण प्रश्न कौशल के प्रमुख घटक कौन-कौन से हैं। पहला घटक है संकेत देना। जैसा मैंने अभी बताया कि जब कोई शिक्षक प्रश्न पूछता है और छात्र उसका सही उत्तर नहीं दे पाता, तो टीचर का काम है वहाँ पर कि वो विद्यार्थियों को संकेत दे, कोई क्लू दे, हिंट दे उनको कि और थोड़ा बताइए, ऐसे नहीं ऐसे बताइए। तो इस तरीके का संकेत देना प्रॉम्प्टिंग कहलाता है। दूसरा है विस्तृत सूचना प्राप्ति। जब कोई छात्र इनकम्प्लीट उत्तर देता, आंसर देता है, तो शिक्षक का वहाँ ये कार्य है कि वह उसको मोटिवेट करे और कहे नहीं नहीं तुम बहुत अच्छा बोल रहे हो, थोड़ा और बताओ, थोड़ा और बताओ, थोड़ा और स्पष्ट करो, कुछ और बताने का प्रयास करो। तो ये कहलाता है विस्तृत सूचना प्राप्ति, सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन। इसके आगे नेक्स्ट आता है रीफोकसिंग। जब कोई छात्र उत्तर देता है तो उसके बाद में शिक्षक का कार्य है कि वह अपने विद्यार्थी को पुनः केंद्रीकरण की ओर ले जाए और जो पहला सवाल उसने किया था जिसका उत्तर अपर्याप्त मिला था, उसको दोबारा से पूछे, जिससे छात्र पुनः उस प्रश्न को समझ करके उसका वास्तविक उत्तर देने का प्रयास करे। अगला आता है इसमें पुनः प्रेषण, रीडायरेक्शन। पुनः प्रेषण के अंतर्गत शिक्षक एक ही प्रश्न को कई छात्रों से पूछता है और इस प्रकार से वह पुनः सभी विद्यार्थियों में उस प्रश्न का वास्तविक उत्तर बताने की जिज्ञासा पैदा करता है। और लास्ट में है समालोचनात्मक सजगता। ये भी एक महत्वपूर्ण कौशल है, कौशल का घटक है। इसमें क्या होता है कि छात्र के द्वारा जो उत्तर दिया गया है, उस उत्तर का वास्तविक स्वरूप क्या होगा, उसके लिए छात्र विद्यार्थियों को पुनः उस प्रश्न का वास्तविक पूर्ण उत्तर देने के लिए मोटिवेट करता है, जिससे सभी और उसके बाद में वो शिक्षक भी उस प्रश्न का वास्तविक आंसर संपूर्ण रूप से जो उत्तर होना चाहिए उसको सभी विद्यार्थियों के सामने प्रकट करता है। इससे क्या होता है कि सभी विद्यार्थी ये जानने में सफल हो जाते हैं कि इस प्रश्न का वास्तविक उत्तर यह होना चाहिए। इस तरीके से ये जो मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स यहाँ बताए, जिनके द्वारा एक शिक्षक विद्यार्थियों को जो उनके द्वारा विद्यार्थी के द्वारा किसी भी प्रश्न का सही ढंग से उत्तर नहीं दिया जा पा रहा था, वह उनको सही उत्तर देने के लिए मोटिवेट कर सकता है, उनकी मदद कर सकता है और उनके अंदर चिंतन करने की क्षमता विकसित करते हुए वास्तविक उत्तर देने में सक्षम बना सकता है। इसके बाद में मैं आपके सामने यहाँ पर प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल का एक मॉडल प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ आता है कि आप ब्लैक बोर्ड की जो बेसिक एंट्रीज हैं उनको कंप्लीट करेंगे, जैसे दिनांक है, विषय है, उपविषय है, प्रकरण है, कक्षा है, अनुभाग है, चक्र है, अवधि है। इसको पूरा करने के बाद में आप विद्यार्थियों को बताएंगे कि हमने कल इस प्रकरण पर आपसे चर्चा की थी, आज उसी प्रकरण से संबंधित कुछ प्रश्न पूछेंगे और आप उससे जब प्रश्न पूछेंगे तो प्रश्न पूछने के लिए आप विद्यार्थी को पहले थोड़ा सा
पुनरावृत्ति के तौर पर उसका जो पहले आपने पढ़ाया है उसको हिंट के तौर पर थोड़ा-सा बताने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में आप विद्यार्थियों से प्रश्न पूछना शुरू करेंगे। जैसा मैं यहाँ पर मेरा आज का टॉपिक है जल प्राप्ति के साधन, तो मैं उसी से रिलेटेड एक सवाल बच्चे से पूछ रहा हूँ कि जल प्राप्ति के कौन-कौन से साधन हैं? विद्यार्थी यहाँ उत्तर दे रहा है समुद्र और नदी। ये एक अपर्याप्त उत्तर है, क्योंकि इसके अलावा भी कई और साधन होते हैं। अब मैं प्रोबिंग क्वेश्चन के तौर पर विद्यार्थियों से पूछना चाहूँगा कि जल प्राप्ति के अन्य साधनों के नाम बताइए। लेकिन छात्र को केवल 2 ही पता हैं, उसे 2 ही इस समय याद आ रहे हैं, तो वो छात्र सभी निरुत्तर हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। अब मैं उनको एक हिंट के तौर पर एक सवाल पूछता हूँ कि नदी और समुद्र में पानी कहाँ से आता है? तो बच्चे सब बता देते हैं वर्षा से आता है। तो फिर मैं रीडायरेक्शन में दोबारा प्रश्न पूछूंगा कि इसलिए समुद्र व नदी के अतिरिक्त जल का और कौन सा स्रोत है, जल का और कौन सा साधन है? तो बच्चा बताएगा वर्षा। इसके बाद में मैं एक और सवाल पूछूंगा बच्चे से कि वर्षा का पानी कहाँ इकट्ठा होता है? जब वर्षा होती है तो पानी कहाँ इकट्ठा होता है? तो बच्चा बताएगा कि तालाब में पानी इकट्ठा होता है, पोखर में पानी इकट्ठा होता है, गड्ढों में पानी इकट्ठा होता है। तो इसके बाद में अब हमको लगभग पर्याप्त उत्तर मिल चुका है। अब हम बच्चे से पुनः दोबारा से वही सवाल रिपीट करेंगे कि पुनः बताइए कि जल प्राप्ति के कौन-कौन से साधन हैं या जल प्राप्ति के कौन-कौन से स्रोत हैं। ऐसी स्थिति में विद्यार्थी आपको पूरा उत्तर देगा कि जल प्राप्ति के प्रमुख साधन समुद्र, नदी, वर्षा, पोखर, तालाब आदि-आदि हैं। इसके बाद में शिक्षक का ये कार्य है कि वो विद्यार्थियों के इस उत्तर को एक बार दोहराए कि जल प्राप्ति के प्रमुख साधन नदी, समुद्र, वर्षा, पोखर और नल या अन्य जो भी हैं, उनको वो दोहरा करके उसका पूरा उत्तर बताने का प्रयास करेगा। इसके बाद में आता है मूल्यांकन तालिका। जब आपने अपना ये स्टेटमेंट दिया और आपकी क्लास कंप्लीट हो गई, तो आपके साथी और आपके सुपरवाइज़र का ये नैतिक दायित्व है कि वो आपका मूल्यांकन करें और पूरी ईमानदारी के साथ मूल्यांकन करें। और मूल्यांकन करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि आपने कितना अच्छा